जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था, जो रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पिछले क्लास में जो है वो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट कर दिया था, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। सेलुलर रेस्पिरेशन में 3 पार्ट है। पहला जो है वो ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा जो पार्ट है वो आपका क्रेब्स साइकिल है, तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो पहले अगर जो हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो कहाँ हो रहा है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये देखिए, हम एक सेल की बात कर रहे हैं। सेल का जो आउटर लेयर होगा वो मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। इस साइटोप्लाज्म में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी यहाँ पे पाया जा रहा है। ये बड़ा सा न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। ये और ये जो ऑर्गेनेल है ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका गोल्जी बॉडी है। तो हम बाकी सब में डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमको जो काम है उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में ही जो ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पायरुवेट का बनना जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। ठीक है, किसी ऑर्गेनेल में नहीं हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल जो है वो 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, तो इसमें 10 स्टेप होते हैं। तो ये 10 स्टेप में जाकर के कंप्लीट होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे कि जो है ग्लाइकोलिसिस के बाद में क्या होता है। तो अब ये पायरुवेट जो है वो पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये पहुंचता है तो ये पायरुवेट जो है तोड़ दिया जाता है। कहाँ तोड़ दिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इस तोड़ा जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पायरुवेट जो है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज कितना का है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो 6 कार्बन का कंपाउंड 3 कार्बन के कंपाउंड में टूटेगा तो क्या बनेगा, तो 3 कार्बन के कंपाउंड बनेगा, 2 पायरुवेट बनेगा। और एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे 2 कार्बन का है, तो 2 गुणे 2 यहाँ भी हो जाएगा, यानी 2 आपका एसिटाइल कोएंजाइम होंगे 2 कार्बन वाले। ठीक है, और यहाँ से जो है यानी कि हमारे पास 4 है, यहाँ पे 6 था, तो अब हमारे पास 2 कार्बन जो है वो निकले हुए हैं, यानी कि तो यहाँ पे जो है 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ है। क्लियर हो रहा है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये जो है वो जाएगा नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये ग्लाइकोलिसिस है। ग्लूकोज तोड़ा जाएगा 2 पायरुवेट में और ये अब अंदर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए अब जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। क्रेब्स साइकिल में बनेगा क्या, सारा जो 2 कार्बन है वो 2 कार्बन जो है यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या क्या बनेगा, वहां पे बनेगा NADH और FADH2 बनेगा। ठीक है, NADH2 और FADH2 यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब ये NADH2 यानी फाइनल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 FADH2 का फॉर्मेशन हमारा हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अभी तक ATP हमको उस तरह से नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। यहाँ पे भी 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP यहाँ मिलता है, 2 ATP यहाँ मिलता है। लेकिन अब देखिए, ये जो NADH2 है और FADH2 है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पाया जाएगा, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पाया जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। जो मेम्ब्रेन है इनर माइटोकॉन्ड्रिया की, जो क्रिस्टी हम जिनको बोलते हैं, इन्हीं के ऊपर जो है ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये सिस्टम जो है यहाँ पे पाया जाता है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और यहीं पे पाया जाता है माचिस की तीली जैसी एक रचना, जिसको हम ऑक्सीसोम कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। ये बनाता है ATP का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक दूसरे से ऐसे करते हैं और फाइनली जो है ATP का फॉर्मेशन कौन करता है, F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम करते हैं। अब यहाँ पे NADH2 और FADH2 से बनते हैं ATP का फॉर्मेशन होता है। फाइनली एक NADH2 से जो है वो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, 3 ATP बनेगा। और एक FADH2 से यहाँ 2 लिखा हुआ है लेकिन एक समझिए, एक FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने हो गए, 18 ATP हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हो गए, 4 ATP। तो 18 और 4 कितना हो गया भाई, हो गया आपका 22।
और 2 एटीपी जनरेट होते हैं तो टोटल कितने हो गए, यानी क्रेब्स साइकिल से हमको 24 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्रेब्स साइकिल देखते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था सर हैंस क्रैब ने, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। इसको टीसीए साइकिल कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये जो आपका है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहलाता है, क्योंकि एस्टाइल कोएंजाइम में सबसे पहले जब बाइंड करके स्टेबल कंपाउंड बनाता है तो वो होता है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसीलिए इसको कहा जाता है। अब ये जो है क्रेब्स साइकिल, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड, फैटी एसिड, फैट एंड अमाइनो एसिड इनटू CO2 एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। ये चाहे जो हो, चाहे फैटी एसिड हो, अमाइनो एसिड हो, पायरुविक एसिड हो, ये सबका ऑक्सीडेशन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और बनता क्या है, जो प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो NADH2 और FADH2 है, उसी से हमको ATP बनाना है। ये कॉमन पाथ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, सबके लिए ये कॉमन पाथ है, ठीक है। इट स्टार्ट विद एस्टाइल कोएंजाइम ए, एस्टाइल कोएंजाइम ए से स्टार्ट होगा। एस्टाइल कोएंजाइम ए कहां से बनेगा, पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड जो है वो टूटेगा किसमें, एस्टाइल कोएंजाइम ए में, और एस्टाइल कोएंजाइम ए अब क्रेब्स साइकिल में चला इंटर कर जाएगा, ठीक है। वहां भी हमको 2 NADH2 का फायदा होता है। तो यहाँ पे एस्टाइल कोएंजाइम ए बना, और ये जो है सेवरल इंटरमीडिएट के साथ में अब आगे जब बढ़ेगा तो हमको मिलेगा NADH2 और FADH2, और एस्टाइल कोएंजाइम ए जो है, जो कोएंजाइम है, वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल में हमको क्या क्या मिलता है, 2 ATP, 6 NADH2 और 2 FADH2 बनता है। 6 NADH2 का मतलब हो गया आपका 18 ATP, 2 FAD का मतलब हो गया 4 ATP। तो यहां पे देखिए 2 और 18 20 हो गया, और 4 24, यानी टोटल हमको कितना मिला, 24 ATP का फायदा हुआ हमको क्रेब्स साइकिल से। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो NADH2 और FADH2 तो बन गया हमारा, लेकिन अब ये ATP में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ATP में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होगा, देखिए जरा, यहाँ पे in this hydrogen atom produced during oxidation of various intermediate during glycolysis, oxidative decarboxylation। यही ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो गया कि जो एस्टाइल कोएंजाइम ए बना, पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम ए, एंड क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो NADH2 या FADH2 बना है, उसी को तोड़ करके वहां से क्या निकालना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको चलाएंगे सीरीज ऑफ एंजाइम एंड साइटोक्रोम के ऊपर, यानी ये मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे सीरीज ऑफ कोएंजाइम एंड साइटोक्रोम, जिससे फाइनली बनेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट करेगा और वो बना देगा वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए यहाँ पे कई सारे आपके सीरीज है लगी हुई है, ढेर सारे प्रोटीन है, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से NADH के द्वारा दिया गया, अब ये NADH इसको देगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब ये फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा ले लिया जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा जब लिया जाएगा तो ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात कह रहा है, ये लाइन क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक NADH2 जो है 3 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, और एक FADH2 जो है 2 मॉलिक्यूल ATP के बनाता है, और यही जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यही अभी हमने आपको समझाया। इसमें 4 जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, और ये कॉम्प्लेक्स 5 है, जो कि हम कहते हैं ऑक्सीसोम। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन जो गया है वो NADH के द्वारा जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में गया। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने क्या किया, को एंजाइम Q को दिया, ठीक है। अब ये को एंजाइम Q जो है वो थर्ड को देगी इलेक्ट्रॉन। अब ये थर्ड जो है साइटोक्रोम C को देगा, साइटोक्रोम C जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 को देगा।
अब ये देने जब किसी किसी जो है कॉम्प्लेक्स को जब जा रहा है तो एक चीज और हो रही है साथ साथ, जो प्रोटॉन है वो बाहर की तरफ मूव कर जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो प्रोटॉन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्लियर हो रहा है? यहां भी प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहां भी प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ पे लिया जाता है। ऑक्सीजन इनको ट्रैप कर लेता है और वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन जो है बढ़ गया बाहर। बाहर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स के बाहर वाला पोर्शन है, मेम्ब्रेन के बाहर वाला पोर्शन है। तो अब यहाँ पे जो है वो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी एसिडिक हो गया है। कैसा हो गया भाई? एसिडिक हो गया, एसिड हो गया है। तो अब इसको कम करने के लिए ये प्रोटॉन जो है इस कॉम्प्लेक्स 4-5 के माध्यम से अंदर की तरफ फिर से लौट के आते हैं। जो फिर से लौट के आएंगे तो इसके ऊपर एक एंजाइम लगा हुआ होता है एटीपी सिंथेज, तो ये एक्टिव हो जाता है और एडीपी और पीआई को जोड़ करके एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो हमको देखिए यहाँ पे नेट गेन एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 38 एटीपी होता है, जिसमें से 8 एटीपी जो है वो ग्लाइकोलिसिस से बनते हैं, 6 एटीपी जो है वो पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ए से बनते हैं। जब पायरुविक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम ए में टूटता है तब बनता है, और 24 एटीपी जो है वो क्रेब्स साइकिल से बनते हैं। तो टोटल हमारा 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल हम देख लेते हैं, हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो है जब हमारे सेल के अंदर इंटर होता है तो उसका ग्लाइकोलिसिस किया जाता है और वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, पायरुवेट में, और यहाँ पे हमको 2 एटीपी का फायदा हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब ये पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा, यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल में जाएगा, क्रेब्स साइकिल पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है सारे के सारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए जाएंगे और यहाँ पे 2 एटीपी का फायदा होगा। साथ ही साथ हमको NADH और FADH2 का फायदा होगा, और ये NADH FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, जहां से हमको टोटल जो अगर हम बात करें सब जोड़ करके ग्लाइकोलिसिस यहाँ से सारा एटीपी जोड़ करके हम बात करें तो 38 एटीपी का फायदा होगा। और इलेक्ट्रॉन को फाइनली जो है ऑक्सीजन के द्वारा ट्रैप किया जाएगा जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से, 6 ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से, और 24 एटीपी जो है वो क्रेब्स साइकिल से बना हुआ है। तो आज जो है हम यहाँ तक ही देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का कंट्रोल कैसे होता है, रेस्पिरेटरी क्वाइटिएंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, माउंटेन सिकनेस क्या होता है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो उस पे हमको डिजीनेस, थकान और बहुत सारी चीजें होती हैं तो उसे माउंटेन सिकनेस कहते हैं। तो माउंटेन सिकनेस क्या होता है, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या क्या इफेक्ट होता है वो जानेंगे, और इसके साथ में हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है, और साथ साथ में रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए, थैंक यू। और नोट आप लोग प्रॉपर तरीके से बना लीजिए जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत,